बेटी होने के बावजूद भी उमेश जी को बेटे की चाह थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की जिससे उन्हें 2 बेटे हुए। दूसरी पत्नी को इस बात का बहुत घमंड था। वह बिंदु जी से नफरत करती थी, उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। इस सब से बिंदु जी परेशान हो जाती हैं। वह उमेश जी से बात करके आगे भविष्य के लिए आधी जायदाद अपने नाम करवा ली। उमेश जी आगरा के एक जाने माने व्यापारी थे। उनकी पत्नी का नाम बिंदु, जो एक पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। संतान के नाम पर उनकी एक पुत्री थी। दोनों पति पत्नी का पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। बड़े ही लाड़ प्यार में पुत्री का पालन पोषण हो रहा था, किंतु सेठ जी के मन में पुत्र न होने की एक टीस थी। दोनों ने काफ़ी मिन्नतें मांगी, जगह जगह माथा टेका, किंतु पुत्री के बाद कोई संतान न हुई। उमेश जी के मन में रहता, उनके बाद उनके व्यापार का क्या होगा, कौन संभालेगा इस दौलत को। हालांकि उनकी पत्नी इस विषय पर ज़्यादा चिंता ना करती थी। उसका मानना था हमारी बेटी ही हमारा बेटा बनेगी, हमारा दामाद संभालेगा सब कुछ। लेकिन उमेश जी को ना समझा पाती। उमेश जी ने इस विषय पर अपने परिवार और कुछ घनिष्ठ मित्रों से बातचीत की और उन सबका सुझाव मानकर दूसरे विवाह की तैयारी कर ली। उमेश जी ने यह सुनकर बिंदु जी टूट गई। उन्हें सपने में भी एहसास नहीं था कि पुत्र न होने से उमेश जी उनके प्रेम को बांट देंगे। पतिव्रता स्त्री पति को भगवान मानती थी और आज उसे ऐसा लगा उसके भगवान ने उससे छल किया है। उमेश जी ने मंदिर में एक साधारण समारोह में दूसरा विवाह किया और बिंदु को विश्वास दिलाया कि उनके जीवन में उनका स्थान सर्वोपरि रहेगा। दूसरा वह मात्र बेटे के लिए है। रचना ने गृह प्रवेश किया। बिंदु पराई होती गई, परंतु उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी पुत्री और अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगी। उसने संपूर्ण जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाम कराकर अपना और अपनी पुत्री का भविष्य सुरक्षित किया, क्योंकि आने वाली का क्या भरोसा कल उसे निकाल कर बाहर करे। ऐसे कहाँ जाएंगी। उमेश जी की बेटी का नाम कीर्ति था, जो बड़ी हो रही थी, मगर पिता के प्रेम में कोई अंतर नहीं आया था। किंतु माँ की टीस भी समझ रही थी, जो पति से दूर हो रही थी, अब केवल बेटी की चिंता में मगन रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर बेटी के साथ अन्याय हो, इसलिए सजग थी। कुछ समय बाद उमेश जी की मुराद भी पूरी हुई। उनकी दूसरी पत्नी से बेटा हुआ। बड़ा भोज दावत हुई। बहन ने भी बहुत ही स्नेह से भाई को स्वीकार किया, किंतु उसकी नई माँ का व्यवहार कुछ अलग था। बेटे की माँ होने पर वह बहुत घमंड कर रही थी और यह घमंड और बढ़ गया जब 2 वर्ष बाद उसने उमेश जी को एक और बेटे को जन्म दिया। अब उस घर में 2 माएँ थी और बेटों की माँ और बेटी की माँ। भारतीय समाज में एक अजीब विडंबना है। यहाँ बेटे की माँ को ही बड़भागी समझा जाता है, लेकिन बिंदु ने अपने को कम नहीं माना। अपनी बेटी को अनेकों बेटों से ऊपर मानती थी। बिंदु जी की बेटी बहुत ही विनम्र, धार्मिक और सुंदर थी। अब उसकी माँ को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। एक दिन मौका देखकर बिंदु ने उमेश जी से कीर्ति के विवाह के लिए वर तलाशने की बात की। उमेश जी भी बेटी को बहुत प्यार करते थे। विवाह की बात आते ही बेटी की विदाई सोचकर उदास हो गए। लेकिन यह तो समाज की रीत है। बेटी के लिए वर की तलाश शुरू हुई। एक से एक संपन्न घरानों में बिटिया के लिए वर तलाशे गए, किंतु बिंदु को संतुष्टि नहीं हुई और एक दिन एक लड़का पसंद आया। लड़का जिला अधिकारी था। विवाह की तैयारी जोरों पर चल रही थी। उमेश जी ने कपड़े, दान दहेज सब कुछ बहुत किया।
इस विवाह के चर्चे पूरे शहर में हुए और इस तरह घर की लक्ष्मी कीर्ति की विदाई हो गई। उमेश जी बिटिया को विदा करते हुए बहुत भावुक हुए, किंतु बिंदु तो अकेली रह गई, कभी सौत के बेटों को ना अपना पाई। सच्चे मन वाली कीर्ति नए घर में आई। उस घर में सम्मान के साथ उसका स्वागत हुआ। कीर्ति का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। चारों बेटे सरकारी संस्थानों में कार्यरत थे। कीर्ति तीसरे नंबर के बेटे रजत की पत्नी थी। उसके सबसे बड़े जेठ जी के यहाँ एक बेटा और एक बेटी थी। जब कीर्ति का विवाह हुआ उसी से कुछ समय पहले दूसरी जेठानी के यहाँ भी बेटी का जन्म हुआ था। इस प्रकार एक भरा पूरा परिवार कीर्ति को मिला था। चारों भाई शहर में रहते थे, छुट्टी में घर आते थे। पूरा परिवार अपने गांव में रहता था। पुश्तैनी जमीन जायदाद और पशु धन भी था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। कीर्ति विवाह होकर आई तो पूरे घर में उसके दहेज की बहुत चर्चे हुए। यह चर्चे डाकुओं के कानों तक भी पहुंच गई। उन दिनों वहां डाकुओं का बड़ा आतंक था। लोग छत के ऊपर बाल्टी में मिर्च का पानी और पत्थर रखते थे। आज डाकू के निशाने पर कीर्ति के ससुराल का यह घर था। डाकुओं ने नीचे नीचे एक सुरंग खोद ली और घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी बाहर की औरतों को इसका आभास हो गया। वह धीरे धीरे घर के बाहर आ गईं और शोर मचा दिया। सारा गांव जगा और डाकुओं को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। घर की औरतों की सूझबूझ से उस दिन तो यह परिवार बच गया, किंतु भविष्य के लिए एक डर परिवार में पसर गया, क्योंकि घर में केवल महिलाएं और बच्चे ही थे। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया, लेकिन इस भय से मुक्ति पाने का स्थायी तरीका यही निकाला गया कि सब कुछ बेचकर शहर में स्थायी निवास बनाया जाए। एक दिन उमेश जी और बिंदु जी अपनी बेटी के घर उससे मिलने आए। बेटी और उसके परिवार के लिए बहुत से उपहार तो लाए, लेकिन स्वयं का पानी और भोजन भी घर से लाए। उमेश जी का मानना था बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, उसे देने का धर्म होता है। बिटिया परिवार में आनंद से थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उमेश जी, बिंदु जी बिटिया की स्थिति से संतुष्ट थी। बस अब नाना नानी बनने की चाह थी। इसी आशीर्वाद को देकर अपने घर लौट गए। साल दर साल बीत रहे थे। परिवार में हर वर्ष किसी न किसी घर में बच्चे हो रहे थे। कीर्ति के देवर देवरानी भी माता पिता बन चुके थे। कीर्ति चाची बनी, ताई बनी, मामी बनी, लेकिन माँ का सुख शायद उसके नसीब में न था। कीर्ति के भले ही खुद के कोई संतान न हो, लेकिन घर के सारे बच्चे उसी के हाथों पल रहे थे। उनकी माँ को नहीं पता होता कि वह कहाँ है। कीर्ति सबको बहुत प्यार से रखती थी। वास्तव में रजत और कीर्ति दोनों को बच्चों से बहुत प्यार था। दोनों छुट्टी में सारे बच्चों को घुमाकर लाते, सबके लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाते। ननदों के बच्चे छुट्टियों में आते और बस रजत मामा और कीर्ति मामी के गुण गाते। कीर्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर धार्मिक स्थल पर जाती, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, उसने हर जगह मन्नत मांगी। महीने के आधे से ज़्यादा दिनों में उसका उपवास रहता। वे अपने पति को संतान सुख न दे पाने से चिंतित रहती थी। ये चिंता उसे कहीं ज़्यादा उसकी माँ को होती। उसके बेटे नहीं थे। उसने बेटी के परिवार वृद्धि में ही अपना भविष्य जाना था। उसने भी हर वैद्य, हर डॉक्टर से संपर्क किया। उसकी शादी को 12 साल बीत चुके थे, किंतु कीर्ति को संतान नहीं हुई। इधर कीर्ति के मायके में कीर्ति की सौतेली माँ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। वह अपने बेटों को कीर्ति और बिंदु जी के खिलाफ पट्टी पढ़ाती रहती थी।
बिंदु का आधी जायदाद बेटी और अपने नाम करवाना ही इसका कारण था। उमेश जी को टीबी हो गया। एक से एक वैद्य और डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क न पड़ा। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटी और दामाद को जब इसकी खबर मिली, जहां दूसरी पत्नी ने अपने बेटे और खुद को उमेश जी से दूर कर लिया था, वहीं बेटी और दामाद तुरंत उन्हें लेने आए। उमेश जी जो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, भला बेटी और दामाद से सेवा कैसे कराएंगे। उन्होंने उनके साथ न जाने के बहुत बहाने बनाए, लेकिन रजत ने कहा, बचपन में ही मैंने अपने पिता को खो दिया था। आप मेरे धर्म पिता हैं। मैं ऐसा मौका अपने हाथों से ना जाने दूंगा। शहर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर के इलाज से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इस प्रकार आज पिता जो बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीता था, समय और बीमारी के आगे मजबूर होकर उसकी सेवाएं ले रहा था। बेटी दामाद अपने हाथों से उनके सारे काम करती और कीर्ति समय से दवाइयाँ खिलाती, स्वयं अस्पताल लेकर जाते, लेकिन उमेश जी ठीक नहीं हो रहे थे। अंदर ही अंदर उन्हें यही दर्द खा रहा था। बेटों का बाप होते हुए भी बेटी की सेवाएं लेनी पड़ रही हैं, लेकिन एक खुशी यह थी, उनकी चिता को मुखाग्नि देने के लिए बेटा है। फिर बिंदु जी को यह बात जरूर याद दिलाते, हमारे यहाँ दामाद ससुर की अंतिम यात्रा में नहीं जाते, मुझे मुखाग्नि मेरे बेटों से दिलाना। बिंदु उन्हें बार बार समझा देती, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ काम न आया, न सेवा, न दवा, न दुआ, और उमेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए उनकी इच्छा के अनुसार। और मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। बेटे के फर्ज अदा करने वाले दामाद को अंतिम यात्रा में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया। उमेश जी के जाने के बाद बिंदु जी बहुत अकेली हो गईं, जबकि उमेश जी के 2 बेटे और दूसरी पत्नी थी, किंतु बिंदु जी उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाईं। बिंदु जी के जीने का एकमात्र सहारा उसकी बेटी और दामाद थे। वह सोचती, यदि उसका स्वयं का बेटा भी होता तो शायद उनकी इतनी सेवा ना करता, जैसा रजत ने अंतिम समय में उमेश जी की किया था। ऐसा दामाद पाकर तो स्वयं को भाग्यशाली मानती थी। उनकी इकलौती संतान होना उसे चिंतित करता रहता। एक दिन अचानक बेटी कीर्ति का एक ट्रक से एक्सीडेंट, यह सूचना बिंदु जी सुनकर टूट गई थी, किंतु वह समझ ना पा रही थी उसकी सौत और उसके बच्चे उसके पति की और उसकी वर्षों की मेहनत की धन दौलत पर चिंता मुक्त जीवन जी रहे थे। उन्हें ना तो उमेश जी के जाने का कोई अफसोस था, ना कीर्ति के। बिंदु जी अपने कमरे में पड़ी पड़ी सोच रही थी, उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जब उसे दुनिया से जाना था तब उसकी बेटी पहले ही मर गई। बेटी के अधिकारों को लेकर वह अपने पति पर भी विश्वास नहीं कर पाई। आधी जायदाद अपने नाम करा ली, क्या करेगी इस दौलत का। ना बिटिया, ना उसका कोई वारिस। कहीं तो कोई अपराध हुआ होगा जिसकी सजा उसे मिल रही है। कहते हैं हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। तब उसे याद आता है, उमेश जी के व्यापार में उनके एक साथी थे, दिनेश भाई। दोनों ने मिलकर ही तो इस व्यापार को नीचे से बुलंदी पर पहुंचाया था, फिर अचानक ही कहीं गायब हो गए। बिंदु जी उमेश जी के व्यवहार में कभी कोई रुचि नहीं लेती थी, लेकिन आज अचानक उसकी स्मृतियों में दिनेश भाई ने दस्तक दी थी। कहीं हमसे उनके प्रति तो कुछ गुनाह नहीं हुआ जिसकी सजा आज हम भोग रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो। बिंदु जी प्रार्थना करती हुई एक निश्चय करती हैं। अगले दिन वह दिनेश भाई का पता लगाती हैं। उसे जो बातें पता चलती हैं उन्हें जानकर वह अपराध बोध से भर जाती हैं।
उमेश जी और दिनेश भाई साझे में व्यापार करते थे। तभी दिनेश भाई एक बार जब यात्रा पर गए थे तो परिवार सहित दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में उनका पूरा परिवार मारा गया। यह घटना उन दिनों की थी जब उमेश जी अपने बेटे के जन्म की खुशी में मग्न थे। इस सबके पश्चात उन्होंने दिनेश भाई के विषय में कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह सही समझते रहे कि उनका अब कोई नहीं बचा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बिंदु जी ने पता किया, दिनेश भाई के गांव गई। वहां जाकर जो बात उसे पता चली, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान को व्यर्थ नहीं उलाहने देती थी, जबकि यह तो स्वयं के कर्म फल थे जिन्हें मैं भोग रही थी। उमेश जी को दिनेश जी के विषय में जानना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और दिनेश भाई के हिस्से को भी उनका हिस्सा देने की कोशिश नहीं की। वह समझते थे कि उनका कोई नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। बिंदु जी ने पता लगाया कि दुर्घटना के समय उनकी एक बेटी थी जो बच गई थी। सब कुछ होते हुए भी यह बेटी अनाथ की तरह रह रही थी। बिंदु जी ने फैसला किया कि वह उनकी बेटी का पता लगाएंगी, उसे सब कुछ देगी जिसकी वह हकदार थी। अब उसके जीवन का यही उद्देश्य बन गया। बिंदु जी रात दिन दिनेश भाई की बेटी को ढूंढने में लग गईं और एक दिन उसकी यह मेहनत रंग लाई। दिनेश भाई की बेटी उसे विधवा आश्रम में मिली, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और वह एक बेटे की माँ भी थी। बिंदु जी ने विधवा आश्रम प्रबंधक से बात की और दिनेश भाई की बेटी, जिसका नाम महक था, उसे अपने घर ले आईं। उसने महक को बताया कि बिटिया, तुम्हारे अंदर मुझे अपनी बेटी दिखाई देती है। मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? महक को तो मान मनुहार कर उसकी सभी मुसीबतों से उबार लिया। वह तुरंत तैयार हो गई। उसे माँ और उसके बेटे को नानी मिल गई। बिंदु जी ने बड़ी ममता के साथ दोनों का स्वागत अपने घर में किया, किंतु महक को उसके पिता के विषय में नहीं बताया। बिंदु जी रात दिन सोचती, ऐसा क्या करूं कि दिनेश भाई का कर्जा हमारे सर से उतरे और कम से कम अगला कर्म तो सुधरे। बिंदु जी अपने दामाद रजत को बेटे की तरह ही मानती थी। उसने रजत से दूसरी विवाह के विषय में बात की। क्या कह रही आप मुझसे? इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा और मैं अपनी कीर्ति को कैसे भुला दूं? उसके साथ अन्याय होगा। रजत की बात सुनकर उसे मनाते हुए बोली, बेटा समझो, महक कीर्ति के रूप में आई है, उसके साथ एक बेटा भी है। तेरे भी कितनी वर्षों की चाहत थी तेरे आंगन में बच्चा हो। फिर से अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती हूँ। रजत को मनाने में बिंदु जी जरा कोशिश नहीं करनी पड़ी। उसे तो अपना भाग्य उदय होता नजर आ रहा था। उसका तो उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मानो देवी स्वयं आई थी। शुभ मुहूर्त देखकर रजत और महक का विवाह हुआ। रजत ने महक का नाम कीर्ति रखा और इसी नाम से उसका पाणी ग्रहण किया। एक बार फिर से रजत का बंद मकान घर बन गया। बिंदु ने बहुत स्नेह के साथ महक को अपनाया और अपनी बेटी का स्थान दिया। अपना घर जायदाद, अपना सब कुछ महक के नाम कर दिया। वह भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गई। उसे उसमें अपनी कीर्ति ही दिखाई देती थी। रजत ने भी महक में कीर्ति को ढूंढने की कोशिश की, किंतु कीर्ति और महक में जमीन आसमान का अंतर था। कीर्ति निर्मल हृदय, पवित्र आत्मा, संस्कारी, मातृ प्रेम से ओतप्रोत नारी। परिवार के सारे बच्चे आज भी उसके लिए रोते थे। महक उसके एकदम विपरीत थी। वह बहुत ही घमंडी महिला थी। उसे बच्चों से नफरत थी।
रजत उसको समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने उसके बेटे को अपना नाम दिया और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका प्रवेश कराया। उसे हर वो सुविधा दी जो वह स्वयं के बेटे को देता। उसकी माँ को उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। बिंदु जी ने रजत को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कभी परिवार में रही नहीं इसलिए ज़्यादा नहीं जानती। रजत भी यही सोचता और उसके हर काम पर नज़र रखता, उसे सिखाने की कोशिश करता। 1 साल बाद रजत के घर खुशखबरी आई और महक से उसे बेटा हुआ। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल था। इसका सारा श्रेय उन्होंने बिंदु माँ को दिया। कीर्ति के जाने के बाद उन्होंने खुशियों के सपने बुनने भी बंद कर दिए थे। वजह कीर्ति की तस्वीर से बातें करते हुए बोली, कीर्ति यह तुम्हारे प्रताप हैं। और बच्चे का नाम प्रताप रखा। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सारे रिश्तेदार बुलाए गए। सारे समाज में सबके चर्चे में बिंदु माँ भूल गई। वह बूढ़ी हो चुकी हैं। खूब नाची। उस बच्चे में अपना नाती और पोता दोनों दिखता था। उसने कीर्ति के बच्चों के लिए जो भी बनवाया था सब उस बच्चे को दिया। बिंदु माँ रजत से बोली, बेटा मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, आज मैं अपना सब कुछ इस बच्चे के नाम कर दूंगी। बिंदु की बात पर सभी आश्चर्यचकित थे। प्रोग्राम के बाद सब अपने अपने घर चले गए। बिंदु जी भी जाने को हुई तो रजत ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ हमें छोड़कर मत जाओ, अब आप हमारे साथ ही रहोगे। प्रताप अपनी नानी की गोद में ही पलेगा और संस्कारी बनेगा। बिंदु माँ नाती को गोद में पाकर बहुत खुश थी और वह ही प्यार से उसका पालन करने लगी। महक को बिंदु जी का वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिंदु जी उसे एक आँख भी नहीं सुहाती थी। वह उनसे नौकर जैसा व्यवहार करती थी। बिंदु माँ बुढ़ापे में वह सब करती उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके घर में शुरू से ही नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ बच्चे की आया से लेकर झाड़ू पोछा कपड़े सब करती और जैसे ही रजत के आने का समय होता वह स्वयं काम करने में लग जाती और बूढ़ी माँ को पूरा सम्मान देने का नाटक करती। किंतु बिंदु माँ को महक का यह व्यवहार कभी बुरा नहीं लगता। वैसे अपने पति के पापों का प्रायश्चित मानती। प्रताप के बाद रजत की घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया और यह आंगन बच्चों की किलकारी से गूंज उठा। महक के बेटे को रजत अपने स्वयं के बेटे से भी अधिक प्यार दिया। उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा, किंतु उसने हाई स्कूल की परीक्षा भी पास न की। उसके अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगाए, किंतु उसे कुछ समझ न आता। रजत उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे, जबकि प्रताप और उसकी दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आसपास के बच्चों की तुलना होती तो महक को बिल्कुल अच्छा न लगता। इसी प्रकार समय बीतता जा रहा था। बिंदु माँ के हाथों में बच्चे बड़े हो रहे थे। महक का पहला बेटा अंश अब विवाह योग्य हो गया था। रजत अब रिटायर हो चुके थे। उन्हें अंश को शहर के बीच बाजार में एक दुकान दिलवा दी थी और उसका काम चल निकला था। रजत जी का समाज में अच्छा स्थान था। अब अंश के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। रजत ने एक अच्छी लड़की पसंद की और अंश का विवाह कर दिया। रजत बहुत खुश थे। वह समझ चुके थे कि महक भी बदल चुकी है और अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, किंतु होता वही है जो ईश्वर को मंजूर। एक दिन रजत ने महक को बिंदु माँ का अपमान करते हुए देख लिया। रजत वह सहन न कर पाए। वह बिंदु माँ को बहुत मानते थे। उन्हें आज तक पता कैसे नहीं चला कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है और इसी दुख से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। उनकी जिम्मेदारी अभी बाकी थी। उनके तीनों
बच्चे अभी बड़े नहीं हुए थे, ऐसे में उनका दिल बहुत दुखद था। बच्चे अनाथ हो गए। महक और उसका बेटा भावनात्मक रूप से वो उनसे नहीं जुड़े थे। उनके जाने के बाद स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। रजत और बिंदु माँ की जीवन भर की कमाई के मालिक हो गए थे। महक ने अपनी आज़ादी का जश्न सबसे पहले बिंदु माँ को घर से निकाल कर मनाया। जब रजत थे वह बहुत नियम से चलती थी। परिवार एक सुंदर दिनचर्या का पालन करता था। अब यहाँ की सुबह अपनी मर्जी की, रात अपनी मर्जी का खाना बाहर से ऑर्डर होता था। वास्तव में अपनी मेहनत की कमाई होती है तो उसकी समझ जाती है। महक के इस आचरण से बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा था। ऐसे प्रताप रजत के रूप में सामने आया। वह बिंदु माँ के संस्कारों में पना था। छोटी सी उम्र में ही 2 बहनों और स्वयं की शिक्षा पूरी करना और बहनों की शादी करना उसने अपना लक्ष्य बनाया। इधर बिंदु माँ उस घर से निकलकर सड़क पर आ गई। उसे समझ नहीं आया वह क्या करे। अपना सब कुछ पहले प्रताप के नाम कर चुकी थी, किंतु उसका दृढ़ निश्चय था कि अब वह वहाँ नहीं जाएंगी। प्रताप ने अपनी माँ से बिंदु माँ के लिए कहा। महक उसे किसी भी कीमत पर घर में लाने को तैयार नहीं थी। प्रताप बूढ़ी माँ को बहुत प्यार करता। उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीता। प्रताप स्वयं की शिक्षा पूरी करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब शुरू कर दी। कुछ ही सालों में उसने दोनों बहनों का विवाह भी कर दिया। प्रताप बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसकी माँ ने जिन रिश्तों को तोड़ दिया था उन सब रिश्तों को जीवनदान दिया। उसकी सारी बुआ, ताऊ और सभी बड़ों को उसमें रजत की छवि दिखाई देती, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बिंदु जी की याद सताती। उसे लगता उसने निस्वार्थ अपना सब कुछ मेरे पर समर्पित कर दिया। वे कहाँ हैं? कोई कहता था वे लोगों के घरों में बर्तन साफ कर जीवन यापन करती हैं। कोई कहता उन्हें किसी आश्रम में देखा गया है। उनका कुछ पता ना चला। प्रताप ने सारा घर तो संभाल लिया, सारे नाते रिश्ते भी संभाल लिए, लेकिन वह स्वयं को सदा अकेला ही पाता। उसके साथ के सभी भाइयों की शादी हो गई। उसने बहनों की शादी तो कर दी थी, लेकिन खुद वह अकेला ही रहा। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था उसके जीवन में। प्रताप सबका ध्यान रखता। इस छोटी सी उम्र में वह सबका प्रिय हो गया। तभी एक महामारी ने विश्व को घेरा तो उसका परिवार भी अछूता न रहा। उसकी माँ महक को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रताप माँ की देखरेख में लग गया और स्वयं भी संक्रमित हो गया, लेकिन उसकी देखभाल के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। तब उसके दोस्त सामने आए। दोस्तों ने प्रताप के लिए रात दिन एक कर दिया। उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। प्रताप ने जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाया। बहनों का भाई चला गया, दोस्तों का दोस्त चला गया। हमेशा के लिए माँ को बेटे की मरने की सूचना भी ना मिली, जो कि अस्पताल में दूसरे वार्ड में भर्ती थी। प्रताप के फ़ोन पर बिंदु माँ की मिस कॉल लगी तो पता चला किसी आश्रम से फ़ोन था। बिंदु जी ने जब यह खबर सुनी तब हैरान रह गईं। उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका सबसे प्यारा बच्चा दुनिया से जा चुका है और जिस लड़की को उन्होंने अपने दामाद से शादी करवाई थी वह भी महामारी की चपेट में आ चुकी है। यह सुनकर उन्हें और भी दुख होता है। चाहे महक ने उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन वह उनके लिए भी दुखी थी। तो दोस्तों, प्रताप ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है?
और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना।